अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट के बारे में। माहिरीन नफ्सियात जब फ़ौज से मुतल्लिका अफराद के किरदार का मुतालिया करते हैं तो उन्हें हम मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट कहते हैं या माहिरीन अस्करी नफ्सियात भी उनको कहा जाता है, और इनकी अहलियत भी मुतल्लिका शोबे में एमफिल या पीएचडी करना होती है। फ़ौज में नफ्सियात का अमल दखल जो है ये पहली जंग अज़ीम के बाद ही शुरू हो गया था। पहली जंग अज़ीम के बाद फ़ौज में भर्ती होने वाले अफराद के लिए मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेयार और पैमाने इस्तेमाल किए जाते थे, और ये सब कुछ माहिरीन नफ्सियात जो थे ये तय किया करते थे, जो कि आज भी वो टेस्ट और मेयार और पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और ये कौन कौन से काम सर अंजाम देते हैं। सबसे अहम ड्यूटी जो एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की होती है वो फ़ौजी अमले का इंतखाब या सिलेक्शन होती है। जो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होता है वो फ़ौज की हर पोस्ट की ज़रूरियात और तकाज़ों का तफसीली जायज़ा लेता है ताकि उस पोस्ट के लिए मौजू और सही अफराद का इंतखाब किया जाए। फ़ौज में आला अफसरों से लेकर आम सिपाही तक सबको इन साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यूज़ वगैरह के मराहिल से गुज़रना पड़ता है। ज़रूरत के मुताबिक इन अफराद पर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं ये अप्लाई किए जाते हैं, और इन साइकोलॉजिकल टेस्ट की बदौलत इन अफराद की जांच पड़ताल की जाती है और मुकम्मल तफसील के बाद इन मौजू अफराद की फ़ौज में भर्ती की जाती है। सिलेक्शन के बाद माहिरीन उनकी तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, और तरबियत के दौरान भी इनकी मुसलसल निगरानी की जाती है, और तरबियत के दौरान होने वाली उनकी शख्सियत में जो तब्दीलियाँ आती हैं उनका मुकम्मल और तफसीली जायज़ा लिया जाता है, और उन पर मज़ीद साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की अहम ड्यूटी होती है कि फ़ौजियों का मोरल बुलंद करना, यानी फ़ौज का हौसला बुलंद करना। माहिरीन का काम फ़ौज का हौसला बुलंद करना नहीं बल्कि इसे मुसलसल बुलंद करना भी है। जिस तरह फ़ौज ज़माने जंग और अमन की हालतों में दोनों हालतों में मसरूफ़ रहती है, इसी तरह जो माहिर अस्करी नफ्सियात हैं यानी मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हैं, ये भी अमन और जंग के ज़माना में दोनों सूरतों में फ़ौज का हौसला बुलंद रखने की कोशिशों में लगे रहते हैं। फ़ौज के साथ साथ अवाम का हौसला बढ़ाना भी एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटीज़ में शामिल होता है। असाब की जंग या नफ्सियाती जंग जीतना भी बहुत ज़रूरी होता है। असले या मादी वसाइल की कमी के बावजूद जो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये फ़ौज को हौसला दिला जंग जीतने की कोशिश में लगे रहें। जैसा कि आज के दौर में जंगें मैदान जंग में नहीं बल्कि मेज़ पर बैठकर जीती और लड़ी जाती हैं, इसलिए इन सब कामों की ज़िम्मेदारी और इनकी निगरानी करना एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की ज़िम्मेदारी होता है। इसके बाद एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है जंगी मशक़ें या वार एक्सरसाइजेज़। माहिरीन नफ्सियात फ़ौज को जंग में पैदा होने वाली ज़हनी तनाव और दबाव के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हर वक्त तैयार रखते हैं। इस मकसद के लिए ऐसी जंगी मशक़ें तरतीब दी जाती हैं जो जंग के करीब तर हों। फ़ौज में क्योंकि हर वक्त चौकस और चौकन्ना रहना पड़ता है, और बाज़ औक़ात फ़ौज में क्योंकि घर से दूर दराज इलाक़ों में पोस्टिंग हो जाती है, इसलिए जो फ़ौजी होते हैं उनमें ज़हनी तनाव और मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, और एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो इन मसाइल का हल तलाश करते हैं, बल्कि वो ये कोशिश करते हैं कि इन मसाइल को पैदा होने ही ना दिया जाए, इनकी नौबत ही ना आए। लिहाजा जो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फ़ौजियों के लिए ऐसी सरगर्मियाँ मशागल हर वक्त तैयार रखते हैं जो उन्हें हर वक्त चुस्त और तवाना रखें और चौकस रखें। फ़ौज के बारे में एक कौल मशहूर है कि अच्छा कमांडर वही है जो फ़ौज को हर वक्त अपने साथ मसरूफ़ रखे, क्योंकि बेकार रहने से हर वक्त बेजारी और अदम इत्मीनान पैदा होता है। प्रैक्टिस के दौरान की जाने वाली जंगी मशक़ें क्योंकि जंग के करीब तरीन होती हैं, इसलिए खौफ और तनाव पैदा कर देती हैं। लिहाजा जंग के दौरान
جو ملٹری سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جنگ کے دوران فوجیوں میں ہسٹریا، ڈپریشن، انزائٹی اس طرح کے نفسیاتی مسائل بھی جنم لے لیتے ہیں۔ اس کی موجودہ مثال کشمیر، سیاچن، افغانستان، عراق اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ملٹری سائیکالوجسٹ کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے سائیکولوجیکل پروپیگنڈاز یا نفسیاتی پروپیگنڈا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماہرین نفسیات جنگ جیتنے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ یا ماس کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس میں فوجیوں کو اپنی کامیابیاں اور دشمن کی ناکامیاں یا کمزوریاں دکھاتے ہیں، جس سے دشمن کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور ان کے فوجیوں کا حوصلہ بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام میں اور فوجیوں میں مختلف قسم کے تشہیری ڈراموں اور فلموں کے ذریعے بھی اپنے ملک کے لیے محبت کا جذبہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملٹری سائیکالوجسٹ جو ہے اس کی ڈیوٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ اور امن کے دوران استعمال ہونے والے فوج کے تربیت یافتہ جانوروں کو سدھارنا اور ان کی تربیت کرنا۔ جیسا کہ پہاڑی علاقوں میں جانے کے لیے خچروں کے علاوہ وہاں رسائی ممکن نہیں ہوتی، وہاں اب گھوڑوں اور خچروں کے بغیر نہیں جا سکتے، تو ان کی ٹریننگ اور تربیت کرنا بھی ایک ملٹری سائیکالوجسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں کبوتروں کو تربیت دے کر فوجی نقل و حمل کے متعلق معلومات حاصل کی گئی تھیں، اور روس نے دوسری جنگ عظیم میں چمگادڑوں کو تربیت دے کر دشمن کے فوجی اڈوں کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ اور آج بھی خچروں، گھوڑوں اور کتوں کو خصوصی تربیت دے کر انہیں ممکنہ جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید اقوام ملٹری سائیکالوجسٹ کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تمام بڑے شہروں میں قائم آرمی سلیکشن بورڈ میں فوج ماہرین نفسیات کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔